स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट प्रोपेलेंट टैंक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना हो कि रॉकेट में फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर जो होता है, यानी कि RP1 या लिक्विड हाइड्रोजन या मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन, यही 90+% से ज़्यादा का रॉकेट होता है। मतलब अगर आप रॉकेट को लेते हैं, उसको 100 हिस्सों में बांटते हैं, 90 सीधा सीधा बस ये प्रोपेलेंट्स होंगे। तो वही आप कोई भी रॉकेट देखते हैं तो 99% केसेस में आप शांति से फ्यूल टैंक ही देख रहे हैं। ये उड़ता फ्यूल टैंक ही है। अब फिर ये समझिए, प्रोपेलेंट टैंक्स जनरली दो होते हैं, क्योंकि एक का काम होता है फ्यूल को हैंडल करना, एक का काम होता है ऑक्सीडाइजर को हैंडल करना। और रॉकेट का साइज क्या होगा ये डायरेक्टली फ्यूल टैंक पे डिपेंड करता है, ना कि उसमें कितना इंजन है। इसीलिए आपको बहुत बड़े रॉकेट मिल सकते हैं जिसमें से 5 इंजन है, बहुत पतले रॉकेट मिल सकते हैं जिसमें 9 है। वो सारा कंट्रोल होता है फ्यूल टैंक से। मतलब समझिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले फ्यूल टैंक बनाया जाता है और ये डायनेमिक और चेंजिंग मास को हैंडल करता है। ये बात समझना बहुत मुश्किल है। मतलब सॉलिड बूस्टर के पास एक चीज़ हो समझिए, उसमें कुछ हुच नहीं हो रहा है। लिक्विड वाले में बहुत हुच हो रहा है। तो वो डायनेमिक है, यानी चेंज होता है। और प्लस आप जैसे जैसे लिक्विड खत्म होते जा रहा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर में ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए कि उसको हैंडल कर सके। तो यही समझिए पूरा, मतलब रॉकेट में है क्या, फ्लाइंग फ्यूल टैंक इसको आप कह सकते हैं। अच्छे से गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक जो है इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, चाहे वो ऑक्सीडाइजर के बारे में बात करें, चाहे आरपी के बारे में बात करें, चाहे मीथेन के बारे में बात करें। तो हिसाब ये हो सकता है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है रॉकेट का। आपको देखने में कई बार लग सकता है कि मतलब रॉकेट है, उसमें एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर टैंक है। ऐसा नहीं होता, जनरली वो टैंक ही होता है। इक्का दुक्का पुराने रॉकेट्स में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद में सोचने से मास का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो टैंक को ही इतना मजबूत कर दिया गया कि वही पूरी तरह से काम कर सके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो 99.99 केसेस में आप जो भी रॉकेट देख रहे हैं वो आप फ्यूल टैंक ही देख रहे हैं। मतलब सीधे एक छेद मारिए और सीधे फ्यूल टैंक में पहुंच जाएंगे। बहुत हुआ तो एक इंसुलेशन का लेयर होगा, जैसे कि SLS में है, क्योंकि ये लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल करता है। तो वही समझिए। और इसका रिक्वायरमेंट, यानी इसके अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हैं या कौन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली। क्योंकि कई बार जैसे लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा मेटल जो है लिक्विड ऑक्सीजन के साथ कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फिर कई बार हाइपरकॉलिक फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सीधे सीधे करोड कर देगा। तो आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं मटेरियल, वो आपका प्रोपेलेंट से केमिकली स्टेबल होना चाहिए कि केमिकल से वो हुआ ना करने लगे। तो ये तो पहला ही एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। फिर टेम्परेचर रेजिस्टेंट होना चाहिए क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स के लिए, यानी कि कम तापमान में भी वो मतलब बर्फ जैसा टूट चकनाचूर होने वाला ना हो जाए। क्योंकि कुछ स्टील एलॉयस बर्फ जैसा, मतलब ये अगर आप उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर में डालें वो चकनाचूर हो जाएगा, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका प्रोपेलेंट नहीं है क्रायोजेनिक तो उसका टेंशन नहीं है, लेकिन है तो उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। और प्लस ये समझिए, इसका मेन काम जो होता है कि क्लीन प्रोपेलेंट फ्लो देना होता है। यानी कि प्रोपेलेंट को ऐसे भग भग करने, एकदम एक स्मूथ फ्लो हो सके। जितना स्मूथ फ्लो उतना बम बम। स्मूथ फ्लो नहीं गया इंजन में, इंजन बूम हो जाता है। तो ये भी इसी का, टंकी का इंजीनियरिंग का ही डिपार्टमेंट पर ही आएगा। क्योंकि रॉकेट बनाने वाले मान के चल रहे हैं कि टंकी से क्लीन फ्यूल आ रहा है, मतलब गैस के साथ मिक्स नहीं हो रहा, वॉइड नहीं आ रहा है, एकदम सही सलामत बम बम चल रहा है। और हैंडल प्रेशर नीडेड फॉर द सिस्टम। और यहीं पे इंजीनियरिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अभी तक आप जितना भी चीज़ कर रहे हो कोई ज़्यादा तिगड़म वाला बात नहीं है। पाइप आप बनाते हैं तो पाइप काफ़ी थिन वॉल होने के बावजूद भी काफ़ी स्ट्रक्चरली मजबूत होता है। अब आप उसके अंदर प्रेशर डाल दे रहे हैं, यहीं पे बद से बदतर हो जाता है। क्योंकि जनरली स्टार्टिंग के टाइम में भी इसमें 5 से 6 बार तक का प्रेशर हो सकता है, यानी कि एक बार को 15 PSI मान के चलिए। और उस, मतलब आप देख लीजिए गूगल में कितना है। और उससे ज़्यादा भी कई बार होता है कि इसके अंदर हीलियम लीक कर करके उसको प्रेशराइज किया जाता है। तो समझिए बलून की तरफ वो फटने पे लगा हुआ है, तो उतना प्रेशर उसको हैंडल करना पड़ता है। तो यहीं पे सब चीज़ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये सारा चीज़ करना है। उसको पहले मेन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करना है, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, थर्मली स्टेबल होना चाहिए, और प्रोपेलेंट को भी एकदम सही सलामत प्रोवाइड करना है। प्लस ये सारा काम अंडर प्रेशर करना है, जब वो अंदर से प्रेशर में रखा हुआ है। और ये सारा होने के बावजूद अब एक थोड़ा सा और हम समस्या डाल दो कि वो लाइट वेट होना चाहिए, यानी कि हल्का हो, जितना हल्का हो। लाइट वेट होने के लिए एक बेनिफिट आ जाता है कि अगर आप ध्यान दिए होंगे मैथमेटिक्स में स्कूल में, यानी बोर्ड से पहले में, तो उसमें एक सब्जेक्ट था जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप जितना बड़ा रॉकेट बनाएंगे उतना ही आसान हो जाता है। मतलब छोटे रॉकेट में ये बनाना बहुत मुश्किल है, बड़े रॉकेट में आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, लेड का बलून उड़ाया जा सकता है, लेकिन छोटा बलून नहीं उड़ेगा। वही बात हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सर्फ डायमीटर बढ़ते जाता है, अगर आप वॉल का थिकनेस बढ़ाते भी जा रहे हैं, पर मतलब पर सेंटीमीटर के हिसाब से अगर आप देखें तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यानी आप ज़्यादा प्रोपेलेंट कम मास पे कैरी कर पाते हैं, इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो बड़े रॉकेट बनाने का वही फायदा था। तो स्पेस एक्स क्यों नहीं बना था बड़ा? क्योंकि नहीं अफोर्ड कर सकता था बड़ा बनाना शुरू शुरू में।
तो इसीलिए फाल्कन 9 बहुत पतला बनाया गया था। पहला तो पतला इसलिए बना ताकि रोड में ट्रैवल कर सके, दाम कम रख सके, और फिर जैसे ही सबसे बड़ा कैपेसिटी हुआ कि अब ये खुद का फैक्ट्री बना सकता है, फैक्ट्री में बड़ा से बड़ा डायमीटर बनाने लगे। जितना बड़ा डायमीटर करेंगे उतना ये सब रिक्वायरमेंट आसान हो जाएगा कि आप मोटा वॉल इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये समझिए डायमीटर रॉकेट का बड़ा करने का बहुत फायदा था। उसका भी लिमिट है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना दे, हैंडल करने में ही दिक्कत हो जाए तब बात अलग है, लेकिन जनरली हम लोग बड़ा से बड़ा करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना मतलब ये समझिए इफिशियंसी बेटर हो जाएगी फ्यूल टैंक की। तो ये सब रिक्वायरमेंट होता है, भरपूर रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं मटेरियल को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। थैंकफुली इतना लंबा रिक्वायरमेंट लिस्ट होने के कारण सिर्फ कुछ ही मटेरियल इसको एक्चुअली कवर कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कुछ ये सिस्टम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, लेकिन बनाने में 2 साल लग जाता है। ये सिस्टम है उतना बढ़िया नहीं है लेकिन 1 महीने में बनता है, तो लोग शांति से 1 महीने वाला ले लेंगे अगर टाइम क्रिटिकल है तो ये समझना जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डिले करा देता है या कैंसिल करा देता है, तो उसके बारे में बनाने से पहले ही सोचा जाएगा कि क्या ये हम लोग बना सकते हैं कि नहीं। और कॉस्ट जो है एक कोर कंपोनेंट है, जिस कारण से स्पेसएक्स पहले ट्राई कर रहा था कार्बन फाइबर जाने में। कार्बन फाइबर का दाम बहुत ज़्यादा था, क्यों था? पहले कार्बन फाइबर खुद भी बहुत महंगा होता है, प्लस उसको मैन्युफैक्चरिंग भी उसका दाम डबल से ट्रिपल बढ़ा देता था। तो वो दोनों के कारण पहले तो महंगा चीज़ है, उसको बनाने में और खर्चा हो रहा है, छोड़ दिया गया, स्टेनलेस स्टील में आ गया शांति से। तो ये दोनों चीज़ समझना बेहद जरूरी है कि बनाने में कितना हु हा लग रहा है और वो जो मटीरियल से बना जाए वो कितना हु हा दाम का है उसका। बात करते हैं जो सबसे कॉमनली आपको मटेरियल मिलेगा दुनिया में, वो होता है एल्युमिनियम लिथियम एलॉय। जनरली आप जो रॉकेट देख रहे हैं ज़्यादा हुआ वगैरह नहीं है, तो एल्युमिनियम लिथियम एलॉय उसमें इस्तेमाल किया गया होगा 99% केसेस में। फिर बात करते हैं कुछ पुराने रॉकेट में और स्टारशिप में इस्तेमाल किया जाता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, 3OL आता है, 312 आता है, बहुत सारा मिक्सचर होता है। कुछ कुछ मिक्सचर क्रायोजेनिक टेम्परेचर के लिए रेटेड होता है। ये सब का काफ़ी इस्तेमाल होता है LNG शिपमेंट में, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ऑलमोस्ट वही मीथेन ही होता है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर में उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही स्टील ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्लस कार्बन फाइबर कंपोजिट भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका दाम भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए जनरली उसे प्रेफर नहीं किया जाता है। उसे मतलब ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के यहीं आ जा रहा है कि भैया जितना मतलब मेरे को रॉकेट बड़ा बना देने से ज़्यादा फायदा होगा, ना कि ये थोड़ा सा वेट सेविंग्स के पीछे भागने का। तो इसी कारण से मटीरियल में चूज़ किया जाता है कि क्या आप उसको खरीद सकते हैं, क्या आप उसको खरीद के बना सकते हैं, कितना टाइम लगेगा ये सब करने में। तो सब हिसाब करके कि घूम फिर के अगर आप बड़ा रॉकेट बना सकते हैं आप शांति से स्टील करेंगे, बहुत बड़ा रॉकेट नहीं बना सकते तो आप शांति से एल्युमिनियम लिथियम से काम चला लेंगे। अब बात करते हैं टंकी के अंदर क्या होता है। यहाँ पे ये समझिए कि ये आप लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई टैंकर देखा होगा, टैंकर के अंदर खास करके आप लोग देखे होंगे टैंकर कभी भी खाली नहीं होता। मतलब हम देख के बाहर से भले लग सकता है कि ये खाली ट्यूब है, कभी वो ऐसा नहीं होता। हमेशा उसके अंदर बैफल्स होते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर गाड़ी चल रही है मान लीजिए हाईवे पे, ज़्यादा तेज नहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रही है और धड़ाक से ड्राइवर ब्रेक मारा और टंकी फुल नहीं है, ये बात समझना जरूरी है। टंकी फुल नहीं हो रहा है, पार्शियल हो, जैसे मान लीजिए आधा भरा हुआ था, वो इतना ज़्यादा तेजी से स्लॉच करेगा गाड़ी का ब्रेक स्वाहा हो जाएगा। और लकी रहे तो गाड़ी का ब्रेक स्वाहा होगा, अनलकी रहे तो गाड़ी को पलटा देता है। ये हो चुका है काफ़ी बार एक्सीडेंट्स में कि समझ में आ गया अगर लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और फिजिकल मूव हो रहा है उसको, मतलब सिर्फ स्टोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली आप मूव कर रहे हो एक जगह से जगह, उसमें बैफल्स लगाना कंपलसरी होता है। फायर ट्रक में भी खूब सारा कॉम्प्लेक्स ये लगाया जाता है, क्या बोलते हैं, बैफल लगाया जाता है, क्योंकि अगर वैसा नहीं किए और फायर ट्रक को चलाया गया 100 किलोमीटर प्रति घंटे, जैसे टर्न मारेंगे पानी बोलेगा अरे हम क्यों मुड़ेंगे, हम तो दूसरे सीधे ही चलते रहेंगे, और गाड़ी पलट जाएगी। तो ये सीरियस रिस्क होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कोपनहेगन सब ऑर्बिटल जो लोग रॉकेट बना रहे हैं वो लोग काफ़ी अच्छा से इसका ये उनका डिज़ाइन है बैफल का, ताकि जैसे रॉकेट हिलता है अब पानी उसके अंदर, पानी बोल रहा हूँ मतलब उसके अंदर प्रोपेलेंट हिलने लगे तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि रॉकेट का गिम्बल सिस्टम अस्यूम कर रहा है कि रॉकेट स्थिर है, मतलब एक हद तक। अब उसके रॉकेट के अंदर लिक्विड उसका भजांग भुचुंग भजंग करने लगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये कारण से स्लॉशिंग को रोकना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है लिक्विड के साथ। तो जनरली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो सैटर्न 5 इतना बड़ा रॉकेट था, उसमें इतना लिक्विड इधर से उधर होता तो क्या होता, स्वाहा हो जाता रॉकेट सीधे। तो उसमें खूब बड़ा बड़ा बैफल इस्तेमाल किया गया था। कारण वही था कि लिक्विड को शांति रखने के लिए, भैया तुम इधर से उधर भिड़ो मत, और अगर भिड़ोगे भी तो एनर्जी तुम्हारी डिसिपेट अच्छे से हो जाएगी, ना कि मतलब पूरा रॉकेट को टिप कर देंगे। क्योंकि कई बार हुआ है कि बैफलिंग ठीक से वेल्ड नहीं की या इनसफिशिएंट बैफलिंग था और रॉकेट गया इंजन बीच में चौक कर गया, क्योंकि फ्यूल इधर से उधर भिड़ने लगा, फ्यूल गया नहीं जहाँ पे जाना था, रॉकेट अनबैलेंस हो गया, स्वाहा हो गया। तो ये समझिए इनसाइड भी उतना आसान नहीं होता कि बस
से एक ट्यूब है, वो बहुत बैफलिंग पे खूब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगाई जाती है। फिर अब आप बात करते हैं स्पेस में आप पहुंचे, खास करके रिलाइटेबल इंजन जो कि स्पेस में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आप ऑर्बिट पहुंच गए तब आप रिलाइट करना चाहते हैं, तब दूसरा समस्या आ जाता है। जब तक आपका इंजन चल रहा है आपका एक डायरेक्शन है, क्योंकि थ्रस्ट आपको ऊपर पुश कर रहा है, टेक्निकली आपके लिए ग्रेविटी जैसा बिहेव कर रहा है, डिपेंड करता है आपका थ्रस्ट कितना है। कुछ कुछ केसेस में आप सुनते होंगे कॉल आउट की 4G के लिए थ्रस्ट को टोन डाउन किया जा रहा है। रॉकेट बहुत G तक जा सकता है, लेकिन जनरली कोशिश किया जाता है 4 से 5G के आसपास रखा जाए। और अगर मतलब ठंडे चलना है, इंसान के लिए करना है, तो 2 से 3 पे रखा जाएगा, मतलब कुछ ही देर चलना होता है, इसलिए वो सब मैनेज कर सकते हैं। तो आपको उस टाइम कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इंजन कट हुआ, अब जीरो ग्रेविटी आ जाता है, यानी कि अब कोई डायरेक्शनलिटी नहीं। अब इस माहौल में जो भी प्रोपेलेंट है, चाहे वो ऑक्सीडाइजर हो चाहे वो फ्यूल हो, वो स्टिकी बन जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन ज़्यादा बड़ा दादा बन जाता है। उस टाइम पे ग्रेविटी नहीं है, सरफेस टेंशन ही अब सब चीज़ कंट्रोल करेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए वेन्स और फोम का इस्तेमाल किया जाता है। वेन्स का काम होता है कि सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करके गाइड करता है फ्यूल को, कि फ्यूल चिपका रहता है, क्योंकि चिपके मतलब इस ISS में आप खूब सारे वीडियो देखे होंगे कि एस्ट्रोनॉट टॉवल को ऐसे निचोड़ते हैं तो पानी टॉवल से निकल नहीं जाता है, वो टॉवल के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाता है। ये वेन सब जो होता है, जो टंकी के अंदर लगाया जाता है, ये इस काम में मदद करता है कि टंकी के मतलब नोजल के पास, मतलब टंकी से जहाँ निकाला जा रहा है वहाँ पे फ्यूल का डेंसिटी बना रहे। दूसरा, इसके जहाँ कोर है, जहाँ पाइप है, वहाँ पे एक समझिए परफोरेटेड मेटल का ग्रेट लगाया रहता है, मतलब समझिए मेटल का फोम जैसा वो बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसमें सरफेस टेंशन का इतना फ्यूल रहे कि रॉकेट इंजन चालू हो जाए। क्योंकि अगर इंजन एक बार चालू हो गया और वो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर दिया, फ्यूल वापस आ जाएगा सही डायरेक्शन पर, कोई टेंशन नहीं है। रॉकेट इंजन चालू होने के बाद कोई टेंशन नहीं है, चालू नहीं हुआ तो अब गए। तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इंजन का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर उसमें गैस चला गया, गैस गया, इंजन बूम, सीधा सीधा बूम होता है, दाएं बाएं कुछ नहीं रहता, सीधा बूम हो जाता है। तो वही समझिए। और लिक्विड जो है अंदर में स्लॉशिंग अगर बहुत ज़्यादा होगा, कई बार हुआ कि रॉकेट चल रहा है, दाएं खूब मुड़ने लगा, अंदर स्लॉशिंग, मतलब कभी कभी ये हो गया कि ये वेल्डिंग जो किया हुआ था टूट गया, कुछ स्वाहा हो गया, बहुत बार ये सब हो चुका है। मतलब इंसानियत बहुत अच्छे से सीखा है कि नहीं, अंदर स्लॉशिंग प्लेट को अच्छे से लगाना होता है, उसको डबल चेक किया जाता है, स्लॉशिंग टेस्टिंग की जाती है। प्लस जीरो ग्रेविटी खास के लिए अपर स्टेजेस के लिए तो ये बहुत बड़ा समस्या है। और सैटेलाइट में जितने प्रोपेलेंट जो जियो स्टेशनरी में है, वो समझिए वो कितना देर तक रॉकेट इंजन चालू करेंगे, तो उनके लिए टैंक्स में तो समझिए पूरा यही भरा रहता है, फोमीज जैसा ही भरा रहता है, ताकि सरफेस टेंशन हमेशा उसको गाइड करे। रॉकेट में इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि ये बहुत इनइफिशियंट होता है, मतलब इसके मामले में क्या बोलते हैं, स्पेस के मामले में ये इनइफिशियंट होता है, जगह बहुत बर्बाद कर देता है। तो बड़े बड़े रॉकेट में बस इतना देना होता है कि भैया इंजन तुम स्टार्ट कर दो ना, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उसमें थ्रस्ट का बम बम है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये टंकी के अंदर होता है, ये सारा मैथमेटिक्स लगाया जाता है टंकी के अंदर, ताकि वो काम कर सके। पहला तो स्लॉशिंग को मैनेज कर सके, दूसरा मतलब अगर अपर स्टेज के बारे में बात करें तो 0G में होने के बावजूद भी इंजन जिंदा रह सके, रीस्टार्टेबल खास करके। अब बात करते हैं बाहर से क्या किया जाता है। अब आप ये समझिए कि जो कि जितने भी फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं वो डायनेमिक है, यानी कि फाल्कन 9 का रॉकेट को अगर आप देखेंगे तो वो जाता है फिर उल्टा घूम जाता है, वो फ्यूल तो तब भी उसका मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, तो भाई कैसे काम चलेगा। तो हिसाब वही चलता है कि डायनेमिक फोर्स होने के कारण कई कई बार आपको थोड़ा बाहर से मदद करना पड़ता है। टंकी का अंदर का ज्योमेट्री ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा उस हालत में, तो बाहर से मदद करने के लिए क्या किया जाता है कि रॉकेट को आप ठेल सकते हैं। तो सैटर्न 5 के टाइम में हिसाब यही आया कि रॉकेट इतना बड़ा है कि उसमें हम हल्का फुल्का करने से कुछ होगा नहीं, तो हिसाब ये लगाया कि उसमें सॉलिड मोटर के बूस्टर्स लगाए गए। ये सिर्फ इनका काम सिर्फ इतना था, अगर आप ध्यान से देखेंगे फुटेज का, स्टेज 3 का सेपरेशन में स्टेज 1 निकलता है और आपको तीन छोटे छोटे रॉकेट दिखेंगे जो फायर कर रहे हैं। इनका काम था सिर्फ इतना पुश करो कि फ्यूल पीछे आ जाए, फ्यूल जब पीछे आ जाए तब इंजन चालू करो, और इंजन चालू हो गया और फ्यूल आने लगा तब तो थ्रस्ट रॉकेट नहीं चल। ये सब था पुशर स्टेज, इसको कह लीजिए। इन्हीं का काम था, स्टेज सेपरेशन को सफाई से करो और इतना एनर्जी डाल दो ताकि प्रोपेलेंट पीछे भिड़े, और प्रोपेलेंट जैसे भिड़ेगा इंजन चालू हो जाएगा, इंजन बोलेगा भाई हम संभाल लेते हैं। तो ये करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टेज को बाहर फेंक रहे हैं तो स्प्रिंग से फेंका जाता है, और फेंकने का कारण कि थोड़ा सा भी आप फोर्स लगा दें, क्योंकि 0G में कोई फोर्स रिलेटिव हो जाता है हर चीज़ का, तो थोड़ा सा आप पुश के फ्यूल पीछे आ गया, इंजन बोला हम चालू हो जाते हैं, हम संभाल लेते हैं। तो कई बार ऐसा किया जाता है, कई बार आपको देखा स्प्रिंग से क्यों फेंक रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखते होंगे फाल्कन 9 का जो फुटेज है उसमें जो ये डंडी लगा हुआ है जो स्टेज 2 का नोजल में जाता है, वो उसको पुश करता है, वो ठोक के उसको बाहर निकाल देता है, और ये मदद करता है, मतलब थोड़ा हेल्प करता है सेकेंड स्टेज को स्टार्ट होने में। साइड इफेक्ट, वो पुश तो कर रहा है लेकिन इसका मतलब रॉकेट इंजन उल्टा डायरेक्शन, मतलब एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, आप जितना जोर से पुश करेंगे उतना जोर से आप पीछे फेंकाएंगे, उसका फ्यूल उल्टा डायरेक्शन में। थैंकफुली स्टेज 1 बूस्टर में कोल्ड गैस थ्रस्टर्स होता है, ये थ्रस्टर्स उल्टा घुमाने का काम करता है, और घुमा के बाद थोड़ा सा बस पुश करता है, थोड़ा सा ही करने से काम हो जाता है, और एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तब कोई टेंशन है, उसके बाद इंजन बोलेगा हम संभाल लेते हैं। तो ये सब समझना जरूरी होता है कि अंदर में भी खूब ज्योमेट्री रहता है, और बाहर आप कितना हुआ कर रहे हो उसके हिसाब से आपको जरूरत पड़ेगा सॉलिड बूस्टर लगाने का, कोल्ड गैस थ्रस्टर लगाने का, स्प्रिंग थ्रस्टर्स लगाने का, या तो अगर आप सॉलिड बूस्टर इस्तेमाल करें तो ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें एफिशिएंसी नहीं होती, ना ही परफॉर्मेंस होता है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉकेट प्रोपेलेंट टैंक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और नीचे दिए गए वीडियो को प्लीज़ देख लें। और अगर आपको ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं लगा, देखने मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उसमें मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।